में नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने कई घंटों तक दहशत मचाई है। घटना आहोर की है, जहां नशे में धुत ड्राइवर ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ डाली। इस दौरान ट्रक ने वहां खड़ी एक स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया और स्कूटी को करीब 3 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया, जिससे स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश की। आखिरकार बादनवाड़ी गांव के पास सड़क पर क्रेन खड़ा कर ट्रक को रोका गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई ट्रक की चपेट में नहीं आया। अलवर में नाबालिग का अश्लील वीडियो दिखाने के आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम राजू बंगाली है, जो बंगाल के हुगली जिले का रहने वाला है और फिलहाल बजाजा बाजार में रहता है। छब्बीस तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था, जैसे मैंने पहले आपको बताया। उसमें बाद अनुसंधान कल हमारे जो आईओ हैं श्रीमान सुगन संजीव कुमार सीओ साहब, उन्होंने बाद अनुसंधान आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है सादी अमी मलिक उर्फ राजू बंगाली सनोक असगर अली मलिक। ये मूलतः जगीपाड़ा जिला हुगली पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और यहाँ बजाजा बाजार में मीणावाड़ी गली में किराए से रहता है। और अब आज झुंझुनू की, जहां दहेज के दानव ने एक महिला को छत से धकेल दिया। मौत के मुहाने पर खड़ी नजमा का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल है कि नजमा को न्याय कब मिलेगा। लॉकडाउन में टॉर्चर अनलिमिटेड, दहेज के लिए दरिंदगी, दहेज के लिए छत से धकेला, दहेज के कितने दानव। आदमी मारी आदिल बिग बाद मन दूसरा आदमी और मारी सुबह ननद और सासू घीस कर लेकर और मन धक्का मार दिया। हाथ पर लेकर गई घसीट कर और फिर मन धक्का मार दिया। ये आंसू हैं जो गंगा जमुना की तरह बहते जा रहे, आंसू हैं जो ससुराल में मिले हर सितम को बयां कर रहे हैं। ये आंसू ही तो हैं जो बह तो रहे हैं, पर ससुराल में दहेज के लिए हुई दरिंदगी की हर कहानी बयां कर रहे हैं। मेरा आदमी मारी आदिल बिग बाद मन दूसरा आदमी और मारी सुबह बिग बाद मन सगी गोली गोड़ का पूरा पत्ता का पत्ता और 6 बजे मन दे दिया। देखकर ननद और सासू घीस कर लेकर और मन धक्का मार दिया। छात पर लेकर गई घसीट कर और फिर मन। अब पूरी कहानी समझ लीजिए। झुंझुनू की नजमा को अपने ससुराल में मिले हैं तो बस दर्द दर्द और दर्द, और वो भी दहेज के लिए। दहेज के लिए मारा पीटा गया, दहेज के लिए ही घर से निकाला गया और फिर घर लेकर आए तो एक बार फिर दहेज के लिए ही छत की सीढ़ियों से धकेल दिया गया। आरोप है सास, ससुर और पति पर, जिसने लॉकडाउन में झुंझुनू की बेटी पर अनलिमिटेड टॉर्चर किया। मेरी सासू का नसीम नाम, मेरी ननद का आयशा नाम, मेरे ससुरा का अब्दुल्ला नाम, मेरा आदमी का आदिल नाम। तो क्यों मारा पीटी करते थाने पे? मैंने मारा पीटी करी, 2 साल से मारा पीटी करता वो मेरे साथ। क्यों? बोला गए नाम ले दहेज लेकर आऊ, वो लेकर आऊ। मेरा बाप 10 लाख रुपये कर्जा करके मेरी शादी करी, हर चीज दे मना। बोला गाड़ी लेकर आऊ, कार लेकर आऊ, वो लेकर आऊ। नई गाड़ी के नाम लेता, साफ मन तो नाम भी को नहीं आवा। यही है और छात में से इसके सासू ससुरे का आदमी इसको घेर दी 3 माड़ा के ऊपर से। क्यों घेर दी? दहेज के मामले में घेर दी साहब। इन रोज की मारा कुट्टी करते थे। मोटरसाइकिल लिया, वो फलान लिया, डिकड़ी लिया, इन रोज की मारते थे जो खूब दे दिया। 10 लाख रुपये मतलब ब्याज के लिया कर इन सिर करके इन्हें ब्याई थी और भी बाद में इन दहेज के चक्कर में इन्हें मारने की सोच रहे थे जान से। नजमा अभी झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भर्ती है। मौत के मुहाने पर है, अपने 3 महीने के बेटे से दूर है, जो अभी भी ससुराल वालों के पास है, लेकिन उसे उम्मीद है कानून पर, और पुलिस भी कह रही है नजमा को न्याय जरूर मिलेगा। सासू ननद न सगी गोड़ का देखो, फिर घीस के लेकर गई ऊपर, फिर इतनी जोर से पटकी मना दम करके, फिर मेरे घर का के खिलाफ बुलाई मना
पिटी के तो बोल तेरे घर का के खिलाफ बहुत मैंने इतनी जोर जोर से टोकरा की, झाड़ू की, इतनी जोर जोर से मारी मैंने मेरा बच्चा भी को नहीं दिया। 3 साल हो गए मेरे बच्चा ने, 3 महीना का रखा था मेरा बच्चा ने, मेरे से दूर कर का परिवादिया का ससुराल नवलगढ़ है, तो उसके साथ उन्होंने मारपीट होना बताया है और इसके दहेज के लिए प्रताड़ित करना बताया है। तो जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई, इसमें अनुसंधान जारी है और नियमानुसार जो कार्रवाई की जाएगी वो अमल में ली जाएगी। मामला महिला थाने तक पहुंच गया है, लेकिन सवाल है कि आखिर नज़मा को न्याय कब मिलेगा। मेरा बच्चा भी को नहीं दिया, 3 साल हो गए मेरे बच्चा। कई दिन से मारपीट हो रही है, दहेज की मांग की जा रही है और उसे मारपीट कर छत की सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अब ये बेटी मौत और जिंदगी के बीच झेल रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। जैसलमेर के रामगढ़ के पास लाइमस्टोन की खदानों की वजह से खेतों में पानी की आवक रुकने से किसान परेशान हैं। ठेकेदार और आरएसएमएम के अधिकारियों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि खेत मालिक के मना करने के बावजूद जबरन ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिसके कारण खेत में काश्तकारों में दहशत है। इसको लेकर रामगढ़ के अजय कुमार ने सीएम को एक ज्ञापन भेजा है और किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। सवाल यह है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है। अस्पतालों में बरती जा रही लापरवाही है। दौसा जिला अस्पताल में जो हुआ उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। डेंडान गांव की कोविड मरीज रुक्मणी बैरवा दौसा जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती थी। ऑक्सीजन का स्तर गिरकर 50 हुआ तो इलाज करने की बजाय उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। यहां तक तो फिर भी ठीक था। हद तो तब हो गई जब इस कोविड मरीज को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही परिजनों को सौंप दिया गया। न स्ट्रेचर उपलब्ध करवाया गया, न ट्रॉली। इस दौरान मरीज का ऑक्सीजन स्तर और गिरने लगा और हालात खराब हो गए। परिजन किसी तरह स्ट्रेचर का बंदोबस्त करके मरीज को एम्बुलेंस तक लाए और तुरंत एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, जिसके बाद उसे जयपुर ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दौसा जिला अस्पताल की इस बड़ी लापरवाही से मरीज की जान भी जा सकती थी। ऐसे में परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। डेंडान से आए थे, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था, फिर महिला वार्ड में दे दिया उनको। लेके आए थे तब 55 था आइसोलेशन, अब उनका 50 रहा था। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन वो नलकी वाला लगा रखा था, फिर सिलेंडर की व्यवस्था करी थी, तब जाके उन्होंने रेफर कर दिया जयपुर के लिए। परेशानी है, इसको सांस का प्रॉब्लम था तो घर से यहाँ गाड़ी में लेके आए। यहाँ सुबह इमरजेंसी में वो कर दिया, जब बाद में नली की लगा दी। सिलेंडर के लिए ढूंढते रहे, सिलेंडर के लिए लेट हो गए, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। बाद में रेफर कर दिया उन्होंने जयपुर के लिए। बाढ़ के यहाँ से कोई साथ में भी नहीं है, हम ही कहीं से रेडी का जुगाड़ करके बिगर सिलेंडर के एम्बुलेंस तक लेके आए। पेशेंट क्रिटिकल है, उसको ऑक्सीजन की कमी है, सैचुरेशन डाउन हो रहा है इसका, और विदाउट ऑक्सीजन के इसको नीचे भेजा गया है। कोई वार्ड बॉय नहीं आया, पेशेंट का टेंडर खुद साथ लाए हैं इसको। कोटा में कोरोना का आंकड़ा लगातार कम होता जा रहा है। वहीं पुलिस भी विभिन्न चौराहों पर कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों के चालान काट रही है। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश बारू ने कोटा के कोटड़ी सर्किल का जायजा लिया। कोटा में कोरोना का आंकड़ा लगातार कम होता जा रहा है और इन सब के बीच में कोटा के सरकारी अस्पतालों में भी हालात सुधरने लगे हैं। अस्पतालों में अब मरीजों को बेड और ऑक्सीजन की सुविधा आराम से मिलने लगी है। वहीं कोरोना का लेकर पुलिस प्रशासन अभी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और शहर के विभिन्न चौराहों पर लगातार निगरानी करते हुए जुर्माना और चालान की कार्रवाई की जा रही है। अभी हम खड़े हैं कोटा के कोटरी सर्कल पे। यहाँ आप देख सकते हैं आज संडे होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं और उन लोगों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कोटा शहर पुलिस प्रतिदिन 60 से 80 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाती है और 500 से 700 लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। किस तरह कार्रवाई की जा रही है? आज संडे है, भीड़ आम दिनों से कम है क्या? आज संडे लॉकडाउन है तो थोड़ी कम है, और जो अनाव से घूम रहे हैं वो चेक कर रहे हैं, बाकी जो इमरजेंसी वाले वो जा रहे हैं, परमिशन वाले हैं, ऑफिस वाले। आज संडे है तो सरकारी कार्यालय में जाने वाले लोगों की तो गिनती कमी होगी। फिर कौन से लोग हैं जो आज नज़र आ रहे हैं? मजदूर लोग हैं, हॉस्पिटल जाने वाले हैं वो जा रहे हैं, और
इमरजेंसी जो दवाई वगैरह मेडिकल जाने वाले को, बाकी जो अनाव से घूम रहा है उनको चेक करें, कार्रवाई कर रहे हैं, चालान काट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मुख्य कोटड़ी का मुख्य सर्कल का ये जो रोड एरोड्राम जाने वाला है, यहाँ भी लगभग सन्नाटा ही कहा जा सकता है। इसके अलावा ये गुमानपुरा जाने वाला आम दिनों में हालांकि कुछ लोगों की आवाजाही भी रहती है, वाहनों की कतारें भी लगी रहती है, लेकिन आज कुछ संख्या कम कही जा सकती है। पुलिस की मुस्तैदी का ही परिणाम कहा जा सकता है कि कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है। यदि पुलिस इसी तरह मुस्तैद रही और लोग जागरूक रहे तो आने वाले दिन कोटा के लिए राहत भरे हो सकते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। झुंझुनू में 5 दिन बाद 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। जिले के सभी CHC और शहर में 2 जगह वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीन लेने के लिए लोगों में काफी होड़ दिखी, बड़ी संख्या में लोग सेंटर पहुंचे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह अफरा तफरी का माहौल बन गया। आलम यह हो गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, फिर पुलिस ने लाइन लगवाई, तब जाकर स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आई। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर के जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री बांटी। पूनिया ने सेवा को ही बीजेपी का परम लक्ष्य बताया। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर बीजेपी सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश के लगभग 1 लाख गांवों में कोविड से संबंधित विशेष राहत और बचाव अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के 10,000 गांवों में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में इसे मना रही है। इसी कड़ी में राजसमंद के गांव पीपली अहिरान के PHC पर रक्तदान शिविर रखा गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 31 यूनिट ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद दिया कुमारी और विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किया। साथ ही 500 काढ़ाई के पैकेट, 1000 मास्क वितरित किए और PHC पर 20 हैंड वॉश भेंट किए। तो युवा मोर्चा की ओर से हर मंडल स्तर पे ब्लड डोनेशन का कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें भी मैं गई थी। तो वैसे ही बहुत सारे और कार्यक्रम है, हमने काढ़ा वितरण भी किया और सेवा के बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे कार्यकर्ता लगातार करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ये जो 2 वर्ष है प्रधानमंत्री जी के, मोदी सरकार के, ये 2 वर्ष को हम सेवा ही संगठन के कार्यक्रम के माध्यम से ही मना नहीं रहे हैं। लोगों की सेवा करने हमको ये कार्य दिया गया है कि आपको सेवा करनी है, मदद करनी है किसी की भी। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज गंगा शहर के जरूरतमंदों को राशन बांटा। मंत्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने मंत्री मेघवाल से बात की। मेघवाल बीकानेर दौरे पर हैं और वह लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर CHCs और PHCs का निरीक्षण भी करेंगे। मंत्री जी से पूछते हैं किस तरह का ये निरीक्षण रहेगा और क्या व्यवस्थाएं की जाएगी। इसमें हम जो वहाँ डॉक्टर काम करते हैं, नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं और वहाँ के जो प्रमुख नागरिक होते हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है। CBC मशीन की रिक्वायरमेंट है, ECG की रिक्वायरमेंट है, सोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, बाईपैक की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है। ये सारी रिक्वायरमेंट लेते हैं और वर्केबल क्या हो सकता है वो संसाधन हम CSR फंड और MP कोटे से उपलब्ध कराते हैं। सरकार संसाधन केंद्र सरकार ने खूब करवाए हैं, लेकिन मेन जो देखने में आ रहा है कि मैन पावर की एक कमी है। एक टीके जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर भी जो है प्रदेश सरकार जो है कई ऐसे निर्णय हम ले रहे हैं कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी कमी को हम दूर कर सकते। तो क्या ये माना जाए कि सेवा ही संगठन कार्य के तहत अब बीकानेर में जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं जो बेहतर बनी जाए? आज का दिन सेवा ही संगठन को समर्पित है। आज मोदी 2.0 का जो शासनकाल है उसके 2 साल पूरे हुए, तो आज का जो दिन 30 मई ये सेवा ही संगठन, हम राशन किट हैं, चाहे ऑक्सीमीटर हैं, चाहे हमारे मास्क हैं, चाहे हमारे स्वच्छता का कार्यक्रम है, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट का कोई आज का कार्यक्रम हाथ में ले सकते हैं क्या कोई उपकरण किसी
पीएससी या एएनएम सेंटर में दे सकते हैं क्या, वो आज का दिन उनको समझ सकते। ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका साफ कहना है कि सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के बाद अब कार्यकर्ता जो है वो सेवा ही संगठन के माध्यम से आम लोगों तक ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं चिकित्सा व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने जयपुर के चैंबर ऑफ कॉमर्स भवन में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। ये वैक्सीनेशन कैंप खासतौर से रक्तदाताओं के लिए लगाया गया था। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रोहित जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर महेश जोशी ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। प्रदेश में अनलॉक को लेकर उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय के आधार पर फैसला लिया जाएगा। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने महेश जोशी से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, वैक्सीनेशन कैंप का आज शुरुआत आपने की है, लेकिन वैक्सीन को लेकर देश में स्थितियां अभी भी अच्छी नहीं है, अभी भी वैक्सीन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। देखिए, वाकई स्थिति ठीक नहीं है। हम लाख कोशिश कर लें, लाख मैनेजमेंट कर लें, वैक्सीन की जगह तो वैक्सीन ही काम आएगा। अभी कुछ दिन पहले तक ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और दूसरे इंजेक्शन, अभी जो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है और ये वैक्सीन, इन सब पे केंद्र सरकार का नियंत्रण, केंद्रीकृत व्यवस्था की इंतजाम करने का पे ध्यान नहीं दिया। स्थिति बिगड़ी तो अनावश्यक रूप से जो उनकी प्रदेश इकाइयां हैं, सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, उनकी प्रदेश इकाइयां राज्यों पर दोषारोपण करने लगी। हर बार ये कि बात ये कहना है कि साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप उठा के देखिए, सारा जितना भी मीडिया में जो समाचार आए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, राजनीति सारी करने की कोशिश वो कर रहे हैं और दोषारोपण कांग्रेस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमेशा एक बात कही, मेरे को अगर मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि भीख मांग रहे, मुझे अगर भीख भी मांगनी पड़ेगी तो मैं भीख मांगूंगा, राजस्थान की जनता के भले के लिए मांगूंगा। हम सब इस बात के लिए तैयार हैं। हमने एक बार भी राजनीति करने की कोशिश नहीं करी। हम बार बार ये कह रहे हैं हमको वैक्सीन मुहैया कराओ, हमने बार बार ये कहा कि हमको ऑक्सीजन मुहैया कराओ, और इसलिए मुहैया कराएं कि उस पर कंट्रोल आपका है। रेमडेसिविर मुहैया कराएं, तो इस तरीके की व्यवस्था कर दी। जैसे ही किसी चीज की डिमांड आती है इस कोरोना के मामले में, केंद्र सरकार उसको अपने पोजीशन में लेके, अपने कंट्रोल में लेके, और उन सब चीजों पे एक तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीजें खुद के नियंत्रण में ले लेती है, तो एक व्यवस्था ऐसे कर देती है। और दोषारोपण फिर जो गैर भाजपा सरकारें हैं उन पर करने की कोशिश करती है। ऐसे ही वैक्सीन की स्थिति है, हम शानदार प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना वैक्सीन आ रहा है उस वैक्सीन में जो एक गुंजाइश होती है, एक परसेंटेज तक, इस परसेंटेज तक वैक्सीन बेकार भी जाता है। क्योंकि कभी इस वैक्सीन के एक सिस्टम है, एक वाइल में अगर 10 लोगों को वैक्सीन लगना है तो उस वैक्सीन में से अगर एट ए टाइम 9 मौजूद ना, थोड़ी देर तक वो वाइल खुला रह गया तो उस वाइल को उस समय के बाद में उसका कोई उपयोग नहीं है। इस बात को सब लोग जानते हैं। तो एक परसेंटेज जो होती है वो खराब होने की भी होती है। तो जो राजस्थान को वैक्सीन करने के लिए जितना टारगेट, जितने डोज उपलब्ध कराई गई, राजस्थान ने उससे अधिक वैक्सीनेशन किया है। राजस्थान देश में वैक्सीनेशन के मामले में शीर्ष पर है। हम लोगों का प्रबंधन शानदार है। हम तो बार बार केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें समय से वैक्सीन उपलब्ध कराएं। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था संभाल रही एएनएम से बातचीत की। कोटा कार्यालय से वीसी के जरिए उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी ली और हर घर जागरूकता पहुंचाने के लिए एएनएम को प्रेरित किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, कोरोना काल में झुंझुनू शहर के सामाजिक संगठनों की एक पहल की काफी सराहना हो रही है। दरअसल कोरोना मरीजों के लिए सामाजिक संगठनों ने अपने स्तर पर एक कोविड सेंटर की स्थापना की है। हमारे संवाददाता इम्तियाज भाटी ने कोविड सेंटर का जायजा लिया।
शहर के कई सामाजिक संगठनों ने कोरोना केयर यूनिट की स्थापना की है और इसमें 30 बेड की व्यवस्था की है। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया है और यहाँ पर डॉक्टरों की भी एक टीम लगा दी गई है और दवाइयाँ भी पूरी दे दी गई है। वहीं यहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए इस जो टीम है, यहाँ के जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने पूरी ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर ली है और ये केयर सेंटर को शुरू कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बाकायदा एक हॉस्पिटल का रूप दिया गया है, पूरी तरह एक हॉस्पिटल की तरह इसे स्थापित किया गया है और हर व्यवस्था यहाँ पर की गई है और यहाँ पर मरीज भी आने शुरू हो गए। ऐसी व्यवस्था सामाजिक संगठनों ने झुंझुनू जिले में पहली बार की है, जिससे जो बीडी के अस्पताल है, झुंझुनू का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर जो मरीजों का जो अधिकता है वो कम हो जाए। ऐसी स्थिति के लिए ये कोविड सेंटर तैयार किया गया है। जो इसको पूरी तरह लीड कर रहे हैं इब्राहिम खान, हम उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है, बताइए, कितने बेड है और क्या है? कुल यहाँ पर 30 बेड हैं जिनके साथ में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और उसके अलावा 10 बेड जो है वो आइसोलेशन बेड के तौर पर यहाँ रखे गए हैं। तो टोटल कैपेसिटी इस वक्त जो है हमारी 40 बेड्स की है। झुंझुनू का जो केयर सेंटर है, यहाँ पर किसी भी हालत में सरकारी कोई मदद नहीं ली गई है, सिर्फ जो डॉक्टर्स है और दवाइयाँ है, उसके अलावा जो पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी सामाजिक संगठनों की ओर से की गई है, जहाँ पर चाहे ऑक्सीजन हो, बेड हो, पूरी व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। माउंट आबू में लॉकडाउन के कारण लोगों का आना जाना बंद है, जिससे रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। स्याह अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी के बीच रोज की तरह ये डॉगी अपनी जगह पर आराम फरमा रहा था। उसे खतरे की बू तो आ रही थी, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पाया था कि उस पर इतना जोरदार हमला होगा। भूख मिटाने के लिए पैंथर ने पूरी ताकत से डॉगी पर हमला किया था और झपट्टा मारने के बाद पैंथर डॉगी को काबू में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन जान मुश्किल में देख डॉगी भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। सिरोही से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा देखता रह गया। एक होटल परिसर में डॉगी और पैंथर रात के अंधेरे में भिड़ पड़े थे। दरअसल लॉकडाउन की वजह से होटल में लोगों की आवाजाही ना के बराबर है और उधर लॉकडाउन की वजह से ही जंगल भी सूने पड़े हैं, लिहाजा पैंथर खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में आ रहे हैं और उसी की तस्वीर ये है। पैंथर और डॉगी दोनों पूरी ताकत से लड़े, लेकिन इस जंग में जीत किसी की भी नहीं हुई और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े।